चलिए, अपना मास्टर क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपके बुक के सारे इलिस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। ऑलमोस्ट दो चार पॉइंट ऐसे होंगे जो मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकता। एक प्रॉपर ट्रायल बैलेंस मैंने यहाँ दी हुई है, और उसके बाद ज्यादा नहीं, खाली 12 एडजस्टमेंट डाले मैंने। 12 एडजस्टमेंट ऐसे जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और हर क्वेश्चन में ये रिपीट होते हैं, ऐसे एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल अकाउंट पूरा रिवाइज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये लिस्ट मैं आपको दूंगा जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कितने एडजस्टमेंट है और उनकी कितनी इफेक्ट है। फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, एवरीथिंग इज मेंशन। ठीक है, जितनी वर्किंग नोट्स होती है वो वर्किंग नोट्स का फॉर्मेट भी मैंने यहाँ पे बना के दिया हुआ है। चलो, तो पहले एक दो इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है वो पहले अपने समझते हैं और फिर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। जब भी डेटर्स रिलेटेड कोई पॉइंट हो तो आपको डेटर्स जो है वो कहाँ लिखने होते हैं बैलेंस शीट में? असेट साइड लिखते हैं हम। ठीक है, डेटर्स हमारी असेट होती है। अब डेटर्स जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको डेटर्स की अमाउंट लिखनी है, और ये अमाउंट आपको दी हुई होती है ट्रायल बैलेंस में। फिर उसके बाद आपको ये चेक करना है कि क्या डेटर्स पे कोई ऐसा एडजस्टमेंट है जो रॉन्गली रिकॉर्ड हुआ है, मतलब गलती से डेटर में चला गया है, या कुछ चीज ऐसी है जो डेटर में रिकॉर्ड करनी रह गई है। तो दो पॉइंट होते हैं, या तो रॉन्गली होगा या अनरिकॉर्डेड होगा। तो पहले उसका ट्रीटमेंट करना है, और ये ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, हमेशा पहला नंबर इसी का लगेगा। उसके बाद आपके पास एक नया बैलेंस आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए के डेटर थे पहले से, फिर गलती से मैंने कोई 20,000 रुपए जो है वो डेटर में डाल दिए थे गलती से, तो मुझे 20,000 डेटर में से माइनस करने पड़ेंगे। अब मेरे पास रिवाइज डेटर कितना बचा? ऐसा मान लेते हैं अनरिकॉर्डेड नहीं था कोई भी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि भाई इसमें से पैसे कितने डूब गए आपके, बैड डेट्स कितना हुआ, तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ऐसा दिया था 10,000 डूब गए आपके। तो अब आपका बैलेंस कितना बचा? 70। उसके बाद क्वेश्चन में बोला जाता है कि भाई आप इसके ऊपर एक रिजर्व क्रिएट करो। आपको डाउट है कि आपका पैसा और डूब सकता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन में बोला है, बोले 10% रिजर्व क्रिएट करो। तो 10% किस पे गिनने का? जो आपके पास न्यू अमाउंट अवेलेबल है उस पे गिनने का। तो 70,000 का 10%। अब कितने बचे मेरे पास? अब कई बार क्या होता है ना कि डिस्काउंट रिजर्व बनाना पड़ता है। आपका डेटर आपसे डिस्काउंट मांग लेगा, बोले 2%, 5%, वॉट एवर, बोले मैं जल्दी पेमेंट करता हूँ, मुझे 5% डिस्काउंट दे दो। तो हम डिस्काउंट का भी रिजर्व बनाएंगे। डिस्काउंट का रिजर्व कौन सी अमाउंट पे बनाना है? जो अभी आपके पास अमाउंट अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते 10% इसका भी। तो 6,300 डिस्काउंट रिजर्व हो गया। अब कितना बचा? बोलो, कैलसी दिया है भगवान ने तुमको? 56,700। ये तुम्हारा नेट अमाउंट होता है जो बैलेंस शीट में आपको दिखाना रहेगा, ये फाइनल अमाउंट जो बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। ठीक है, सो ऑर्डर याद रखना है डेटर का। सबसे पहले किसका नंबर लगेगा? रॉन्गली और अनरिकॉर्डेड का। सेकंड पे आएगा बैड डेट्स, थर्ड नंबर पे आता है बीडीआर, 4 नंबर पे आएगा डिस्काउंट रिजर्व। अब जरूरी नहीं है कि चारों के चारों पॉइंट हो क्वेश्चन में। अगर कोई पॉइंट नहीं है तो वहां पे आपको क्या मेंशन कर देना? जीरो मेंशन कर देना। बट ये डब्बा ऐसा का ऐसा ही आपको बनाना है। अब इस डब्बे में सबसे ज्यादा आपको बैड डेट्स दिखाई दे रहा है। बैड डेट्स की, अच्छा, जब हम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं तो एडजस्टमेंट की हमेशा कितनी इफेक्ट होती है? 2। और ट्रायल बैलेंस वालों की कितनी इफेक्ट होती है? हमेशा 1। तो बैड डेट्स की दूसरी इफेक्ट क्या देंगे हम? तो बैड डेट्स की दूसरी इफेक्ट देनी होती है हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, क्योंकि हमारे लिए नुकसान है। तो आपको याद रखना है टाटा। क्या याद रखने का है? टाटा। टी मतलब ट्रायल बैलेंस, ए मतलब एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस का मतलब जो ये ट्रायल बैलेंस में दिया है वो अमाउंट उठा के यहां लिख लो। दो अमाउंटें होगी ट्रायल बैलेंस में, एक बैड डेट्स की होगी और एक बैड डेट्स रिजर्व की होगी। और दो अमाउंट हो सकती है आपके पास एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट की मतलब देखो यहाँ पे आया था, ये रहा एडजस्टमेंट बैड डेट्स का, और ये रहा एडजस्टमेंट बैड डेट्स रिजर्व का। ये दोनों ए वाली अमाउंट यहाँ पे ए में डाल देनी है आपको। टी वाली अमाउंट, ट्रायल बैलेंस वाली अमाउंट ट्रायल बैलेंस से निकाल लेनी है। एडजस्टमेंट वाली अमाउंट आपके पास एडजस्टमेंट में पड़ी होगी। फिर इसका टोटल करके आपको बाहर लिख लेना है। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। चलो, अब एक बार आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। और ये लिस्ट तो बनाई है ना आप लोगों ने? मैंने बोला था कि जितने एडजस्टमेंट हुए कल हुए थे, बहुत सारे अनरिकॉर्डेड वाले। आई एज्यूम आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा। चलो, अपना कौन सा है? ये रहा। चलिए, क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा किसके साथ करनी है आपको? एडजस्टमेंट के साथ। जब भी आप एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कितनी इफेक्ट देनी है हमको? 2 इफेक्ट। सो ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़ना है और उसको अच्छे से पहले वर्किंग करनी है,
और उसके बाद उठा के उसको दो जगहों पे बिठाना है। वो दो जगहों का एरिया भी फिक्स होगा, एक डेबिट साइड होगा और दूसरा क्रेडिट साइड। अगर डेबिट क्रेडिट की इफेक्ट परफेक्टली दी है तो हमेशा आपका क्वेश्चन राइट होगा और आपकी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाएगी। बट यहां अगर आपने गड़बड़ कर दी तो गए काम से। चलो क्वेश्चन पढ़ते, पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा है कि स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021, साल खत्म होने पे आपके गोडाउन में 2 लाख रुपए का माल पड़ा था। आउट ऑफ विच, इसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक, बोले 2 लाख में से 30% स्टॉक की वैल्यू 20% ज्यादा है। तो बहुत सारे परसेंटेज दिए, अगर एक साथ रीड करोगे तो समझ में नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको रीड करने का। फिर क्या लिखा है, 50% स्टॉक की मार्केट वैल्यू जो है वो 10% कम है। और फिर लिखा है कि बाकी बचे हुए स्टॉक में आपको खर्चा करना है कितने का, 2,000 का। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, वर्किंग। चलो सबसे पहले लिखूंगा मैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। टोटल क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितने रुपए का था, 2 लाख रुपए का। अब इसके हम करते हैं टुकड़े। सबसे पहले बोला है 30% स्टॉक, तो मैं इसमें से 30% अलग कर देता हूं। 2 लाख का 30%, क्या बोला इस 30% में, बोले 20% ज्यादा है ये, तो इसमें +20% कर दो। जो आपके पास ओरिजिनल अमाउंट पड़ी है उसको कहते हैं कॉस्ट, और जो आपने नई अमाउंट कैलकुलेट की उसको कहते हैं मार्केट प्राइस। चलो अब आगे क्या बोला, अब बोल रहे 50% स्टॉक, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम 50% अलग कर देते हैं। उस 50% में क्या बोला है, लेस बाय, मतलब 10% क्या करेंगे हम, तो कितना हो गया, मुझे देखना कौन है। ओके ठीक, ये समझ में आया भाई। चलो फिर आगे क्या दिया है, रिमेनिंग स्टॉक। अब समझो रिमेनिंग मतलब पहले वो निकालो, देखो 30 था, 50, 80% आपने अलग कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा अब, 20% का मतलब कितनी अमाउंट हुई। और इस 40,000 में 2,000 का खर्चा करना है, तो 2,000 आपको इसमें से माइनस कर देने हैं। ये हुआ आपका रिपेयरिंग का एक्सपेंस। कोई भी खर्चा हो तो स्टॉक में से माइनस कर देते हैं। अब रूल क्या है हमारा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो अब हम इसमें से लोवेस्ट वाली अमाउंट चेक कर लेते हैं भाई, 60 और 72 में से लोवेस्ट कौन सा, 60। इसमें से 60 उठाना है। 1 लाख और 90,000 में से लोवेस्ट 90, 40 एंड 38 में से। अब इन तीनों अमाउंटों का हम कर देंगे टोटल, 60,000 प्लस 90,000 प्लस 38,000, कितना हुआ, 1 लाख। मतलब आपको जो क्लोजिंग स्टॉक लिखना है उसकी वैल्यू कितनी आई, 1,88,000। क्लोजिंग स्टॉक दो इफेक्ट देंगे, दो इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आती है, शो ट्रायल बैलेंस। पहले मैं नामकरण कर देता हूँ, ये अकाउंट है मेरा ट्रेडिंग एंड P&L, और बाजू में मैंने बना दी है बैलेंस शीट। ओके, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पे आता है, ऊपर ही लिख लेता हूँ। कितनी अमाउंट हम लेके आए, 1,88,000, दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। ये एक इफेक्ट हो गई। अब समझो ये कौन सी साइड में लिखा है मैंने, क्रेडिट। वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, अब दूसरी इफेक्ट डेबिट में ही आएगी और दूसरे वाले स्टेटमेंट में ही आएगी। दूसरा वाला स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपको याद हो तो डेबिट क्रेडिट उल्टा होता है। ये मेरी लाइबिलिटी साइड होती है और ये मेरी असेट साइड होती है। मुझे डेबिट में लिखना है मतलब मुझे उसको असेट साइड लिखना है। नीचे कहीं पे भी आराम से बीच में इसको मेंशन कर देते हैं अपने, क्लोजिंग स्टॉक 1,88,000। बोलो ये समझ में आया, क्लियर, वर्किंग देख लो एक बार। ये क्लियर हुआ, क्लोजिंग स्टॉक, कोई डाउट। ठीक है, अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक में देखो सारी वैरायटी डाल दी, अब इसके बाहर का तो क्या ही पूछेगा। ठीक है, सब कुछ आ गया इसके अंदर, दो इफेक्ट कंप्लीट। चलो अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। फायर अकर्ड इन अ बिजनेस
एज ऑन 31 मार्च 2021, साल खत्म हुआ तब आग लग गई। आग लगने पे 10,000 का माल डिस्ट्रॉय हो गया, और इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि हम पैसा देंगे, लेकिन सिर्फ कितना, 7,000 ही देंगे। मतलब सीधा सीधा पता चल रहा है मुझे 3,000 रुपए का क्या हो गया, मुझे नुकसान। तो अब मेरे पास तीन अमाउंट है, 10,000 का माल गया, 7,000 रुपए इंश्योरेंस देने वाली है, और 3,000 रुपए का क्या हो गया मुझे नुकसान। ओके, आपके पास से गुड्स गए, कितने के गुड्स गए, 10,000 के पूरे गुड्स गए। और ये आपको चैप्टर नंबर 4 याद हो तो उसमें स्पेसिफिक एंट्रीज की थी हमने, कि कब परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, वो वाली एंट्री में आता है ये। और यहां पे जब आपके पास से गुड्स गया तो आपका परचेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब क्रेडिट होगा मतलब परचेज की अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। तो पहली इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज हमेशा ट्रेडिंग में पाया जाता है। यहां पे लिख लेता हूं मैं टू परचेज, और उसमें से माइनस करूंगा गुड्स डिस्ट्रॉयड, 10,000। गुड्स कितने का गया मेरे पास से, तो मेरे पास गोडाउन में जो माल पड़ा था वो तो 10,000 से कम हो गया। अब इसमें से इंश्योरेंस कितना देगा तुमको, तो पैसे लेने हैं कि देने हैं? लेने हैं तो असेट, और देने हो तो लाइबिलिटी। तो असेट में जाता हूं, अभी तक दिए नहीं है उसने, तो मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा इंश्योरेंस कंपनी, या इंश्योरेंस क्लेम लिख सकते हो। नुकसान कितना हुआ, नॉमिनल अकाउंट कहता है सारे नुकसान डेबिट करने हैं, और नुकसान हमेशा हम P&L में लिखेंगे, टू लॉस बाय फायर। अब चेक करना हो कि हमने डेबिट क्रेडिट में सेम इफेक्ट दी है कि नहीं, तो देखना ये आपने यहाँ पे माइनस किया है। जब आप कोई साइड पे अमाउंट माइनस करते हो तो ऑपोजिट हो जाता है, वो ये डेबिट में माइनस किया मतलब आपने इस 10,000 को क्या किया है, क्रेडिट। तब ध्यान रखना क्रेडिट में आपने कितना लिखा है, 10,000। अब एट द सेम टाइम डेबिट में भी कितना लिखना पड़ेगा, तो चेक करते हैं डेबिट में 10 लिखा कि नहीं। ये देखो डेबिट में कितना लिखा अभी, 3। फिर बैलेंस शीट की असेट साइड में डेबिट में कितना लिखा है, तो 7 और 3 कितने हो गए, 10। तो ये मैच हो गया। अगर ऐसे मैच करते हो तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी बैलेंस शीट टैली ना हो। हमेशा ध्यान रखना है डेबिट क्रेडिट की इफेक्ट देनी है। हाँ, माइनस का साइन आए तो साइड चेंज हो जाती है, डेबिट वाला है तो वो क्या बन जाएगा, और क्रेडिट में माइनस किया हो तो वो क्या बन गया, डेबिट। चलो ये क्लियर हुआ। चलो सेकंड एडजस्टमेंट डन। अच्छा, अगर इसमें ऐसा बोला होता कि इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा दे दिया तो लॉस नहीं आता। तो एक इफेक्ट परचेज में से माइनस, दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में सीधा असेट साइड लिख लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी 10,000। चलो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, डेटर्स वाला। क्या लिखा है कि जो डेटर्स आपके पास है उसमें से 5,000 मिलने वाले नहीं है, मतलब डूब गए। लिखा है क्लियर कट, 5,000 क्या हो गए, डूब गए। और उसके बाद लिखा है बैड डेट्स रिजर्व कितने परसेंट करना है, और डिस्काउंट रिजर्व। बट अभी मैंने जो आपको डब्बा बताया था तो उसमें पहले मैंने बोला था कि ये दो चीजें ध्यान रखनी है, अनरिकॉर्डेड और रॉन्गली रिकॉर्डेड। अब इस पॉइंट में कहीं ऐसा कुछ लिखा है कि कुछ भूल गए कि कुछ गलत लिखा, तो जरूरी नहीं उसी पॉइंट में हो, कहीं और भी आपको ये चीज दिखाई दे सकती है। तो मैं जाके चेक करता हूं कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट है। या तो पर्सनल यूज वाला है, पांचवे में बोला है परचेज रिलेटेड, छठे में डेप्री है, सातवें में इंश्योरेंस है। लास्ट वाला पॉइंट देखो, क्रेडिट सेल्स कितने रुपए का था, 10,000। गलती से तुमने कहां लिखा है इसको, आपने बेचा था बट रिकॉर्ड कहां कर दिया उसको, परचेज में। तो पहला काम क्या करना होगा, गलती सुधारो। गलती किस में हुई, अच्छा जब परचेज में हुई इसका मतलब क्या हुआ पता है, परचेज के साथ साथ परचेज का क्रेडिटर भी होता है। जब आप उधार में माल खरीदते हो तो उसको क्रेडिटर कहते हैं। तो आपने परचेज में लिखा मतलब आपने किस में लिखा, क्रेडिटर में भी लिखा। तो मुझे दो जगह से ये अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। एक तो मैं परचेज में से माइनस करूंगा, और यहां पे लिख लूंगा रॉन्गली रिकॉर्डेड, 10 ही था ना, 10। और क्रेडिटर कहां पाए जाते हैं बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। जो भी क्रेडिटर होंगे बट उसमें से मैं माइनस कर देता हूं रॉन्गली रिकॉर्डेड 10,000। अब हमने क्या कर दिया, गलती सुधारी। अब एक्चुअल में करना क्या था अपने को, था क्या ये, आपने तो लिखा ही नहीं इसको, आपने गलती से परचेज में लिखा था, परचेज वाला तो सुधार दिया हमने, ये रिकॉर्ड ही नहीं किया आपने। रिकॉर्ड नहीं किया तो अब आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आपने माल बेचा तो किस में इफेक्ट आएगी, और उधार में बेचा इसलिए दूसरी इफेक्ट किस में आएगी, डेटर्स में। हमारी जर्नल एंट्री भी तो ऐसी ही होती थी, डेटर्स टू सेल्स।
तो अब मैं क्या करूंगा, सेल्स में जाऊंगा और अमाउंट प्लस कर दूंगा क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं है सेल्स, और यहां लिखूंगा अनरिकॉर्डेड, ये 10,000 रिकॉर्ड करने रह गए। दूसरा जाऊंगा मैं डेटर्स में, सबसे पहले स्टार्टिंग में यहां लिखूंगा डेटर्स की अमाउंट कहां से लेनी है मुझे, ट्रायल बैलेंस से, प्लस अनरिकॉर्डेड 10,000। हो गई दो इफेक्ट, ये डेबिट साइड थी और ये आपने लिखा क्रेडिट साइड में, तो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। कब पड़ी। अब आते हैं अपने ओरिजिनल एडजस्टमेंट में वापस, जहां पे थे हम पॉइंट नंबर 3 में। कितने रुपए बेड डेट्स होने वाला है आपका, 5,000 का। तो सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस में से जाके मुझे डेटर उठाने पड़ेंगे कि डेटर्स है कहाँ, कहीं दिख रहे भाई, क्यों नहीं, सैलरी वेजेस कमीशन, यस वो परचेज रिटर्न है ना, है 90,000। अच्छा 90,000 रुपीज के डेटर्स है। सबसे पहले ये अमाउंट, अच्छा जो अमाउंट आप ट्रायल बैलेंस से उठाते हो ना एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे, उसको टिक कर देने का, मतलब ये चीज ऑलरेडी रिकॉर्ड होगी, दोबारा इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो सीधा मैं जाता हूँ पहले बैलेंस शीट में और मेरे डेटर्स का ओरिजिनल अमाउंट लिख लेता हूँ 90, अनरिकॉर्डेड था 10, सो टोटल कितना हो गया मेरे पास बैलेंस 1 लाख रुपीज। ठीक है, मैंने बोला था कि सबसे पहली इफेक्ट इसी चीज की दी जाती है। इसके बाद दूसरा नंबर किसका लगेगा, बेड डेट्स का। बेड डेट्स लिखने के बाद तीसरा नंबर किसका लगता है, बेड डेट्स रिजर्व का। उसके बाद बराबर यहाँ बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ बैलेंस, बैलेंस, और चौथा नंबर लगेगा रिजर्व का। और फिर जो अमाउंट आएगी वो हम बाहर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसमें 2 3 4 में से हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया होगा वो लिखेंगे, जो नहीं दिया उसमें जीरो डाल दूंगा। बेड डेट्स दे दिया है कितना, तो चलो पहले बेड डेट्स लिख लेता हूं मैं। 1 लाख में से 5,000 गया, कितना बचा, 95,000, राइट। ओके, दूसरी इफेक्ट हम एक साथ में ही दे देंगे। अब बेड डेट्स रिजर्व कितना करने को बोला है, 10%। तो चलो हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है अभी 95,000 का 10% माइनस कर दो, 85,500 ये आ गया 85,500। अब डिस्काउंट रिजर्व कितना था, 5% के 2% दिया है। चलो 85,500 का 2%, 17 माइनस कर दो, जो बचेगा वो हम बाहर लिख लेंगे। 83,000 टोटल सही करना, क्योंकि बाद में फिर पता नहीं चलेगा गलती कहाँ हुई। भाई समझ में आया। अनरिकॉर्डेड वाले की इफेक्ट हम दो जगह दे चुके, 2 3 4 की दूसरी इफेक्ट देनी बाकी है। ये पहली इफेक्ट हुई, दूसरी इफेक्ट जाएगी इसकी पी एंड एल में। और अभी मैंने आपको बताया भी था, पी एंड एल में हम बनाएंगे टाटा, टी ए, टी ए। क्या लिखना है टी ए टी ए में, टी में लिखना है बीडी, ए में भी लिखना है बीडी, टी में लिखना है बीडीआर, ए में भी लिखना है बीडीआर। बस ध्यान रखना है टी वाला बीडीआर हमेशा माइनस में होता है, टी वाला बीडीआर हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा, बाकी सब प्लस में ही होंगे। अब हमने जो ढूंढा बेड डेट्स, एडजस्टमेंट में बेड डेट्स कितना दिया था, 5,000 आया था, और बेड डेट्स रिजर्व कितना लेके आए थे हम, 9500। तो बीडीआर ए में लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, तो पड़ी टी वाला, जब हम टी देखेंगे तब आएगा, तब लिख लेंगे। अभी तो सिर्फ हम एक ही इफेक्ट दे रहे हैं, दो इफेक्ट हो गई। अभी भी एक बाकी रह गया, डिस्काउंट रिजर्व। डिस्काउंट रिजर्व आपको इस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना होता है डिस्काउंट अलाउड माइनस डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस वाला, और प्लस करना है डिस्काउंट रिजर्व अगर आपके पास एडजस्टमेंट में है तो। हमारे पास एडजस्टमेंट में आया कितना, 1710, ये मैंने यहां लिख लिया। देखो तीनों की दूसरी इफेक्ट आ गई, क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे। चलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, घर जाके ये वाली वर्किंग खास दोबारा अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे। और दूसरी इफेक्ट हमेशा वो टाटा में जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने, 3 एडजस्टमेंट हो गए, चौथा एडजस्टमेंट, जेआईसी ने माल विड्रॉ किया है 10,000 रुपए का, किस यूज के लिए, सॉरी 1,000 रुपए का किस यूज के लिए, और जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया। जब हम पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स विड्रॉ करते हैं
तो एक तो हुई मेरी ड्राइंग्स, और दूसरा मेरे पास से माल चला गया, परचेज कम हो जाएगा। हम एंट्री भी यही करते थे, ड्राइंग्स टू परचेज। तो चलो एक इफेक्ट हम परचेज में से माइनस करना है, सीधा परचेज में पहुंचता हूं और वहां पे लिख लेता हूं ड्राइंग्स 1000। और दूसरा ड्राइंग्स कहाँ पाया जाता है, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होता है, तो माइनस डायरेक्टली कर दूंगा मैं ड्राइंग्स 1000 रुपए की। दो इफेक्ट होगी इसकी। अब देखो ये माइनस था कौन सी साइड पे, क्रेडिट, मतलब ये रियलिटी में क्या हुआ, डेबिट। चलो तो एक पता चल गया, डेबिट हुआ। यहाँ पे देखो कौन सी साइड है ये, डेबिट, क्या हुआ ये माइनस, मतलब साइड कौन सी आई, क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट क्या हो गए, मैच हो गए। ऐसा ध्यान रखने का, तो टैली हो जाता है। 5वें नंबर का पॉइंट, आपने उधार में माल खरीदा है 5000 रुपए का, रिकॉर्ड नहीं किया, तो कर देते, माल खरीदा है तो परचेज बढ़ेगा। परचेज में जाता हूं और यहाँ लिखूंगा प्लस अनरिकॉर्डेड 5000। और अब अगर आपने उधार में खरीदा है तो क्रेडिटर में भी इफेक्ट आएगी, तो प्लस अनरिकॉर्डेड 5000। गलत किया हो तो माइनस, नहीं किया हो तो प्लस कर देने का। जो एडजस्टमेंट ना समझ में आए पूछते रहना। अब आया बारी डेप्रीशिएशन की। बोले बिल्डिंग पे 10% का डेप्री लगाओ, मशीन पे 20% लगाओ, और फर्नीचर पे कितना लगाना है, 5%। जब हम डेप्री लगाएंगे तो हमें पता है मेरी असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डेप्रीशिएशन मेरे लिए खर्चा है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं। अब पहले ये देखना पड़ेगा असेट है कितने की। तो चलो यहाँ पे हम असेट देखते हैं। मशीन कितने की है, 40। फर्नीचर कितने का है, 25। बिल्डिंग कितने की है, अच्छा सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की। एक और असेट है लीज होल्ड बिल्डिंग कितने की है, ये भी मेरी असेट होती है। ये जब आएगा पॉइंट तब मैं आपको समझाऊंगा ये होता क्या है। पहले ये 3 असेट उठा के मैं बैलेंस शीट में लिख लेता हूं। चलो लैंड एंड बिल्डिंग के 2 लाख, मशीन कितने की थी 140, और फर्नीचर 25 का। ये ट्रायल बैलेंस वाली अमाउंट लिख ली हमने। अब एडजस्टमेंट में कितने परसेंट बोला है डेप्रिसिएशन, तो इन्होंने बोला था बिल्डिंग पे कितना लगाना है, 10%। तो जाते हैं हम बिल्डिंग के पास। बिल्डिंग कितने की है, 2 लाख की, 2 लाख का 10%। अब बिल्डिंग कितने की बची, 20,000 का डेप्री माइनस हो गया। मशीन इन्होंने बोला है 20%, तो 140 का 20%, 140 में से 28,000 माइनस कर दो। मशीन बची मेरे पास 112 की। फर्नीचर पे कितना बोला था, 5 ही था ना। हम्म, इधर गया, माइनस डेप्रिसिएशन 1250। 25,000 में से 1250 माइनस करो। 30,750। हमने तीनों असेट पे क्या लगाया है, डेप्रिसिएशन। ये एक इफेक्ट हो गई। अब इसकी दूसरी इफेक्ट कहां पे देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो या तो एक काम करते, तीनों को टोटल कर दो, एक साथ ही दे देते, तीनों है तो डेप्रिसिएशन ही। कैलसी में कर दो, 20,000 प्लस 28,000 प्लस 1250, 49,250। टू डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में ऑल लिख लेता हूँ कितना। 49,250। तो ये समझ में आया, क्लियर, बोलो कोई डाउट यहाँ तक, पक्का। चलो 6 तक हमने कर दी। अब मैं आपको बोलता हूं 7, 8 और 9 को सोचो कि क्या है और क्या हो सकता है, खाली सोचना है, कराऊंगा तो मैं ही। 3 मिनट का टाइम देता हूं तुम्हें। चलिए पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडेड, मतलब आपके पास जो इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा है उसके अंदर 1200 रुपए इंक्लूडेड है, जो कौन से ईयर से बिलोंग कर रहे हैं। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमने एक चैप्टर नंबर 6 में एक चीज पढ़ी थी, अक्रूअल कॉन्सेप्ट, याद हो तो। अक्रूअल कॉन्सेप्ट अकाउंट का क्या कहता है कि भाई जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो आपकी अकाउंटिंग हमेशा करंट ईयर की होनी चाहिए। पिछले साल और नेक्स्ट ईयर से कोई लेना देना नहीं है। आपने पे किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है, आपकी अकाउंटिंग करंट ईयर की होनी चाहिए। जैसे कि 10,000 रुपए का कोई खर्चा हुआ है करंट ईयर में,
बोले रिकॉर्ड करो, पेमेंट किया है कि नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। अब इस अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से दो चीजें आ जाती है, एक होता है आउटस्टैंडिंग, एक होता है प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि पे करना बाकी है, ठीक है, आपने पे नहीं किया। और प्रीपेड का मतलब होता है आपने एडवांस में पे कर दिया। अब जब आप प्रीपेड करते हो तो प्रीपेड आपका नेक्स्ट ईयर का होता है, और आउटस्टैंडिंग आपके करंट ईयर का ही होता है, पर आपने पे नहीं किया। अब जो नेक्स्ट ईयर की चीज है वो तो मैं करंट ईयर में लिख नहीं सकता, इसलिए रूल कहता है प्रीपेड को क्या कर देने का, हमेशा माइनस। और आउटस्टैंडिंग जो आपके करंट ईयर का ही है पर आपने लिखा नहीं तो उसको क्या कर देना चाहिए, प्लस। अब इसका मैं रूल बता देता हूं। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, करंट ईयर होगा, एक दूसरा आपको दिया हुआ होता है प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीवियस ईयर का माइनस होता है। करंट ईयर का प्रीपेड माइनस होता है, प्रीवियस ईयर का क्या होता है, प्लस। ये आपको खास करंट ईयर वाला याद रखना है क्योंकि हमें दो इफेक्ट देनी है। अब आउटस्टैंडिंग की दो इफेक्ट कहां पे होगी, एक इफेक्ट तो आप पी एंड एल में दोगे और दूसरी इफेक्ट आपको देनी है बैलेंस शीट में। ठीक है, एक इफेक्ट कहां पे आएगी, पी एंड एल में, जहां खर्चा लिखा है उसी के साथ वो प्लस माइनस हो जाएगा। और दूसरी इफेक्ट कहां पे आएगी, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां पे, तो याद रखने का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, कोई खर्चा है जो पे किया नहीं है, वो आपकी हो गई लाइबिलिटी। पे करना पड़ेगा ना भाई आपको, आपकी जवाबदारी में आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइबिलिटी। और कोई खर्चा तुमने पहले से पे कर दिया है तो वो तुम्हारी क्या बन जाती है, असेट। इन द सेम मैनर आउटस्टैंडिंग इनकम भी तो हो सकती है, जैसे एक्सपेंस होता है। आउटस्टैंडिंग इनकम तुम्हारी असेट होती है। जैसे कि भी फॉर एग्जाम्पल मुझे तुमसे फीस लेनी बाकी है, तो वो आपने दी नहीं 31 मार्च तक, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इनकम आउटस्टैंडिंग। मुझे तो लेने हैं ना, देने थोड़ी है तुम लोगों को। तो अगर मुझे लेने हैं तो वो मेरे लिए क्या हो गई, असेट। और यहाँ पे मुझे देने हैं लोगों को, तो ये क्या बन गया मेरा, लाइबिलिटी। इन द सेम मैनर प्रीपेड इनकम भी तो हो सकती है, कि साल के शुरुआत में तुमने पूरी फीस एक साथ भर दी, अभी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं, और जब तक मैंने पढ़ाया नहीं तब तक वो पैसा मेरे लिए क्या बन जाता है, लाइबिलिटी। सो ये खास दिलो दिमाग में फिट कर देना। ये तुम्हारी सेकंड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपेंस हो के इनकम हो दोनों में सेम ही रहने वाला है। सेकंड इफेक्ट में आपको खास ध्यान रखना है कि खर्चा हो तो वो लाइबिलिटी होता है आउटस्टैंडिंग, इनकम हो तो वो मेरी क्या होती है, असेट। आपको ऐसा पूछने का, मुझे देने हैं कि लेने हैं, इस तरीके से जब आप खुद को पूछोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। और दूसरा एक और हिंट है मेरे पास, डेबिट क्रेडिट वाला पैटर्न बताया मैंने। एक इफेक्ट आपको पता चल गई कि डेबिट है, तो दूसरी इफेक्ट बाय डिफॉल्ट क्या होने वाली है, क्रेडिट। चलो अब इसको वापस समझते हैं अपने। प्रीमियम में 1200 रुपए कौन से ईयर से है, तो मैं बोल सकता हूं ये प्रीपेड कर दिया मैंने, पहले से ही पे कर दिया अगले साल का। और प्रीपेड करंट ईयर का खर्चा हम क्या करेंगे, और प्रीपेड खर्चा मेरे लिए क्या होता है, असेट। तो अब मैं जाऊंगा सीधा एक्सपेंस में, पी एंड एल में, यहाँ लिखूंगा इंश्योरेंस प्रीमियम, और उसमें से माइनस करूंगा प्रीपेड, कितने रुपए, 1200। अब खाली ये याद रखो ना तो भी पता चल जाएगा कि बैलेंस शीट में कहाँ लिखना है। ये कौन सी साइड थी, डेबिट। डेबिट साइड आपने क्या किया, इसको माइनस। माइनस, मतलब ये क्या हो गया, क्रेडिट। एक चीज कंफर्म हो गई कि हमने इसको क्रेडिट किया। अब दूसरी इफेक्ट कहां पे आएगी, डेबिट में आएगी। और एक ही स्टेटमेंट है मेरे पास अब, बैलेंस शीट वाला, और बैलेंस शीट में डेबिट साइड मतलब असेट में लिखना है, तो कभी गलत नहीं पड़ेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 1200। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपने। कमीशन ऑफ ₹1000, आगे वर्ड क्या दिया है, रिसीवेबल। इट इज नॉट रिसीव्ड, इट इज रिसीवेबल का मतलब मिलना बाकी है, अभी तक मिला नहीं। एक वर्ड होता है पेबल, देना। पे करना बाकी है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी होती है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे तो रिसीवेबल से ही पता चल जाता है कि ये तो मेरी असेट है। लेकिन आगे नाम इनकम का है, इनकम मिलनी बाकी है तो उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। इतना पैसा मुझे अभी तक मिला नहीं, आउटस्टैंडिंग कोई भी हो हम क्या करते हैं उसको, प्लस। तो चलो इनकम में जाता हूं मैं, पी एंड एल में, और यहां पे लिख लेता हूं मैं कमीशन प्लस आउटस्टैंडिंग। कितना था, 1000 था ना, कि ज्यादा था, 1000 था। अब देखो दूसरी इफेक्ट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, ये कौन सी साइड थी, क्रेडिट। माइनस तो नहीं है, प्लस ही है, तो साइड वही रहेगी। ओके, ये क्रेडिट है, तब दूसरी इफेक्ट कहां दूंगा मैं, डेबिट। तो बैलेंस शीट में जाऊंगा
और असेट साइड लिख लूंगा इसको, आउटस्टैंडिंग इनकम 1,000। हो पड़ी ना, पता चले पूछते रहना। चलो, बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने जो धंधे में पैसा लगाया है उसके ऊपर आपको ब्याज कितना लेना है? 10%। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है? 5%। तो सबसे पहले कैपिटल और ड्राइंग्स को ढूंढना पड़ेगा अपने को। कहाँ गया कैपिटल? ये रहा। कितनी है कैपिटल मेरे पास? 3 लाख। 3 लाख। और ड्राइंग्स कितनी है? रुक जाओ, उतावल ना करो। चलो, सबसे पहले उसको कहीं जाके विराजमान कर दो। कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में पहले कैपिटल लिख लेता हूं, 3 लाख। फिर ड्राइंग्स तुम्हारे पास कितनी दी थी? तो मैंने ड्राइंग्स भी लिख लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट था? 10%। 3 लाख का 10%। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कितने परसेंट थे? 5। तो 18,000 का 5%। 900। कितना हुआ? 900। अब ध्यान देना कि सर इसको प्लस करेंगे कि माइनस, वो ध्यान रखना। कैपिटल प्लस में दिख रही है आपको ऊपर, इसके आगे कुछ नहीं, तो ये हमेशा प्लस हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होगा? प्लस। ड्राइंग्स किस में दिख रही है हमको? तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स भी क्या होगा? माइनस। ठीक है, ऐसे इस तरीके से अपने को साइन याद रखने की, और माइनस में अपने को ब्रैकेट बनाने का। टोटल नहीं करना है अभी। अच्छा, ये एक इफेक्ट हुई इन दोनों की। दूसरी इफेक्ट पी एंड एल में जाएगी। अब कोई ऑप्शन तो बचा ही नहीं मेरे पास, कौन सी साइड जाएगी वो कैसे पता चले? तो ये क्रेडिट साइड में बैठे हो आप। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने प्लस किया है। प्लस किया मतलब वही हुआ, क्रेडिट, चेंज तो होगा नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है तो दूसरी इफेक्ट कहां पे आएगी? डेबिट में, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000। अब वापस ड्राइंग्स के लिए सोचो जरा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने यहाँ पे माइनस किया है, और साइड कौन सी थी? क्रेडिट की। क्रेडिट में कोई चीज माइनस हुई, इसका मतलब वो क्या हुआ? डेबिट। तब हमें याद रखना है दूसरी इफेक्ट कहां पे आने वाली? पी एंड एल में, क्रेडिट साइड। पी एंड एल में आंखें बंद करके लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1800 था कि 900? एक इफेक्ट याद रहेगी तो दूसरी अपने आप पता चल जानी चाहिए तुमको। एक बैलेंस शीट में आता है तो दूसरा बैलेंस शीट में आए, ऐसा जरूरी नहीं है। 5% चांसेस है कि दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में आए। बाकी 95% एक बैलेंस शीट में तो दूसरा कहाँ मिलेगा आपको? पी एंड एल में या ट्रेडिंग अकाउंट में। ये क्लियर? चलो, अब क्या बोला है? जनरल रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं? जनरल रिजर्व क्या होता है? समझाया था मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में। हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड में रख लेते फ्यूचर सेफ्टी के लिए। पढ़ा था ना मैंने, प्रोविजन एंड रिजर्व करके अकाउंट में, चैप्टर नंबर 3। तो अपने फ्यूचर को देखते हुए हम कुछ पैसा साइड में रखते हैं। और ये पैसा आप किस में से निकालते हो पता है? प्रॉफिट में से। तो कॉमन सेंस है, प्रॉफिट में से निकालते हो। प्रॉफिट कौन से अकाउंट में मिलता है आपको? पी एंड एल अकाउंट से। तो आपको इसको पी एंड एल अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो टू जनरल रिजर्व कितना निकालना है? 20,000। तो जैसे ही मैं यहां लिखूंगा 20,000, ये मेरे पी एंड एल में से जनरल रिजर्व निकल गया 20,000 का। मेरा प्रॉफिट 20,000 से क्या हो गया? कम हो गया। ओके, ये कौन सी साइड थी? डेबिट। भाई पी एंड एल की डेबिट साइड है, तो दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में लिखूंगा जनरल रिजर्व। तो पहले से अगर कोई पड़ा होगा तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एडिशनल, मतलब पुराना भी तो हो सकता है। पुराना हुआ तो उसमें ऐड कर देंगे, नहीं हुआ तो फिर बाद में इसको बाहर लिख लेंगे। वो भी हम ट्रायल बैलेंस खाली करेंगे तब पता चलेगा कि पहले का कुछ पड़ा है कि नहीं पड़ा। भाई ये क्लियर हुआ जनरल रिजर्व। चलो, अब आया सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी तो खर्चा होता है। बोले खर्चा बाकी है पे करने का, तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। एक तो लाइबिलिटी है, कम फॉर्म। और ये भी याद हो जाना चाहिए, आउटस्टैंडिंग है मतलब प्लस ही करना है हमको। अब कितना है वो देखते हैं, 4500 पर मंथ। कितने लोगों का? 2 लोगों का। और कितने महीनों का बाकी है? तो आगे लिखा है 4 1 मंथ। मतलब 4500 रुपीज एक महीने की पगार है, ऐसे 2 लोग हैं, मतलब टोटल पगार 9,000, और एक ही महीने का बाकी है तो इंटू 1। 2 महीने का बाकी होता तो इंटू 2। तो हमें पता चल गया 9,000 रुपीज से सैलरी बाकी है। तो आप बोल रहे हो वैसे लाइबिलिटी में तो सर पहले लिख ही लेते हम, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये कौन सी साइड थी? सो डेबिट। क्रेडिट। तो पी एंड एल में कौन सी साइड? डेबिट साइड, सैलरी में।
प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग 9,000। सैलरी नहीं होगी तो 9,000 सीधा सीधा बाहर लिख लेंगे, अगर पहले से कोई सैलरी पड़ी है तो उसमें हम प्लस कर देंगे। क्लियर? तो देखो प्रीपेड वाला पॉइंट भी आ गया, प्रीपेड इनकम वाला पॉइंट भी आ गया, सब कुछ आ गया। 12 नंबर हो चुका है ऑलरेडी। यहां तो कोई डाउट? कंफर्म? सारे एडजस्टमेंट क्लियर? कॉन्सेप्ट याद रखना, लॉजिक याद रखना, इसको रट्टा मारोगे तो हर बार फंसोगे, क्योंकि हर बार बैठा का बैठा एडजस्टमेंट थोड़ी पूछेंगे तुमको। कुछ हल्का फुल्का चेंज कर दे तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, या खर्चा है कि असेट है कि लाइबिलिटी है, पहले नक्की कर लो। एक इफेक्ट नक्की कर ली, दूसरी इफेक्ट आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। चलो, अब क्या करना है? अब आपको करनी है ये पूरी ट्रायल बैलेंस खाली। अब ट्रायल बैलेंस की कितनी इफेक्ट होगी? एक इफेक्ट। ठीक है, अब एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि कई बार हिडन एडजस्टमेंट होते हैं। हिडन एडजस्टमेंट का मतलब जो आपको लिख के दिए हुए नहीं होंगे, जैसे अभी हमने 12 एडजस्टमेंट किया तो सब लिखे हुए थे। हिडन एडजस्टमेंट आपको खुद ढूंढ लेने हैं, और वो हिडन हो कि कोई भी हो, एडजस्टमेंट है तो कितनी इफेक्ट देनी पड़ती है? 2। तो मैं आपको बताऊंगा कि हिडन कैसे अपने को पता करना होता है। चलो अब इसमें से चेक करते हैं कौन कौन सी चीजें लिख ली। कैपिटल लिख लिया मैंने, ड्राइंग्स भी लिख लिया, लैंड एंड बिल्डिंग लिख लिया, मशीन लिख लिया, फर्नीचर लिख लिया, ये बाकी रह गया लीज होल्ड बिल्डिंग। क्या होता है लीज होल्ड बिल्डिंग? तो लीज का सिंपल मतलब होता है ऑन रेंट, बट ये रेंट के जैसा नहीं होता। जैसे आपने मकान भाड़े पे लिया तो दैट इज ऑन रेंट, 11 महीने बाद क्या करना पड़ेगा आपको? कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना पड़ता है, या घर खाली कर देना पड़ेगा अगर सामने वाला बोले तो। अब सपोज मुझे कोई बहुत बड़ी ऑफिस खोलनी है एसजी हाईवे पे, खुद की नहीं लेनी है, भाड़े पे लेनी है, उसका अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं तैयार करूंगा, और मुझे उस इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 करोड़ का खर्चा होने वाला है। मैंने सामने वाले से वो प्रॉपर्टी ली, उसने बोला ठीक है आप बनाइए ऑफिस, मैंने 3 करोड़ का खर्चा कर दिया। अब 11 महीने बाद वो मुझे बोले खाली करो, तो पॉसिबल है मेरे लिए? मैंने फिक्स फर्नीचर 3 करोड़ का डाल दिया, तो मैं वहां पे रेंट एग्रीमेंट नहीं करने वाला हूं उसके साथ, मैं उसके साथ करूंगा लीज एग्रीमेंट। और उसको बोलूंगा भाई ये तेरी जो असेट है, तेरी बिल्डिंग है, मैं 10 साल के लिए भाड़े पे ले रहा हूँ। 1-2 साल के लिए नहीं, 10 साल 15 साल, लॉन्ग टर्म के लिए भाड़े पे लिया जाता है। ठीक है, वैसे मशीन में भी ऐसा होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है 1 करोड़ 2 करोड़ की। जैसे कोई 1 करोड़ की मशीन है जिसकी लाइफ 10 साल की है, और मैं सामने वाले को बोलता हूँ एक काम कर 9 साल के लिए मुझे भाड़े पे दे दे। उसकी लाइफ ही 10 साल की, और मैंने कितने साल के लिए भाड़े पे ले लिया उसको? 9 साल के लिए। तो एक्चुअल में तो ये असेट हुई आपकी, भले ही आप इसके ऑनर नहीं हो, बट इसको मैक्सिमम कौन यूज कर रहा है? आप ही कर रहे हो। तो अकाउंट में अभी देखो, बहुत डेंजर चीज बोल रहा हूं, दिमाग खोल के सुनना। अकाउंट क्या कहता है हमेशा कि आप लीगल रूल चेक करो। आपकी असेट कब आपकी होती है? जब आप उसके ऑनर होते हो। बाजू वाले ने गाड़ी ली तो आप अपने बैलेंस शीट में लिखोगे क्या? नहीं लिख सकते ना। क्यों नहीं लिख सकते? यू आर नॉट दी ऑनर। आप तभी लिख पाओगे जब आप उसके क्या हो? ऑनर। तो सर ये लीज होल्ड वाले में क्या तकलीफ हो गई? इसमें तो असेट है लेकिन मैं ऑनर तो हूं ही नहीं, नॉट ऑनर, फिर भी मैं लिखूंगा उसको असेट में। तो यहां पे ये रूल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ऊपर बोल रहे हैं कि आप ऑनर हो तो ही लिखने का, नीचे बोल रहे हैं नहीं चलेगा, लिख सकते हो। कारण क्या? कारण क्या इसमें? क्यों ऐसा उन्होंने किया कि एक बार बोल रहे असेट ऑनर हो तो लिखो, दूसरी बार बोल रहे नहीं होंगे तो भी चलेगा? उसका कारण ये है कि जो असेट की आप बात कर रहे हो ना, उसकी मैक्सिमम लाइफ आप यूज कर रहे हो। और जब मैक्सिमम लाइफ आप यूज करते हो ना, तो इनडायरेक्टली आप ऑनर हो, ऑन पेपर भले ही नहीं। और अकाउंट में एक रूल आता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहता है कि अकाउंट में हर बार हर चीज लीगल तरीके से नहीं देखनी है, आपको कई बार रियलिटी भी देखनी होती है। और रियलिटी ये कहता है कि अल्टीमेट ऑनर तो आप ही दिख रहे हो इसके। दूसरा एग्जांपल दो, आपने एक्टिवा खरीदी ईएमआई पे, बेची किसने? होंडा वाले ने। अच्छा, ईएमआई का मतलब क्या हो गया? आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पे करना है। क्या जिस दिन आपने एक्टिवा खरीदी आप उसके ऑनर बन गए? आप ऑनर कब बनोगे पता है? लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप पे करोगे ना बैंक को, तब आप उसके ऑनर बनोगे। पर एक्टिवा चला तो आप ही रहे हो, हर महीने ईएमआई भी भर रहे हो। उसका डेप्रिसिएशन कौन लगाएगा? होंडा कंपनी लगाएगी कि आप लगाओगे? ऑनर आप हो ही नहीं, अभी ध्यान रखना। आप तो ऑनर कब बनोगे? लास्ट इंस्टॉलमेंट में। ऑन पेपर ऑनरशिप आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट में आएगी, ऑनर आप नहीं हो। फिर भी डेप्री कौन लगाएगा? आप ही लगाओगे, क्योंकि उसको यूज कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हो, और मैक्सिमम यूज कर रहे हो। ठीक है, भले ही वहां पे लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऑनरशिप मिलेगी, तो उसको कहते हैं लीगलिटी वर्सेस रियलिटी।
अकाउंट कहता है बार बार लीगैलिटी की बातें नहीं करने की, कई बार रियलिटी भी तो देखो, और रियलिटी यही कहता है कि इनडायरेक्टली आप ही उसी के ओनर हो। ठीक है, चलो बहुत ज्यादा डिटेल में चले गए अपने, पर याद रहेगा, अब से लीज होल्ड नहीं भूलने वाले तुम लोग। 1/4/2020 को आपने ये असेट 50,000 रुपए में ली थी। तो पहले तो मैं इसको जाके सीधा लिख लेता हूं असेट में, लीज होल्ड बिल्डिंग 50,000। अब इसके ब्रैकेट में एक तारीख दी थी। रूल नंबर 1, जब भी कोई तारीख दे तो ट्रिगर एक्टिवेट हो जाना चाहिए, हिडन एडजस्टमेंट होने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, जब एक तो डेट दी हुई हो और एक आगे और पॉइंट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट डेट दी है तो चेक कर लेना पड़ेगा क्या ये हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं। आपने कब ली थी इसको? 20 को। कितने साल के लिए लिया? 5 साल। तो अकाउंट का रूल कहता है कि ऐसी असेट को 5 साल में डिवाइड कर दो। डिवाइड करने को अकाउंटिंग वर्ड होता है रिटर्न ऑफ करना है हमको। तो 50,000 डिवाइड बाय 5, हर साल 10,000 रिटर्न ऑफ करने का मतलब ऐसा समझो डेप्रिसिएशन लगाना है। रिटर्न ऑफ करने का दूसरा सस्ता नाम याद रखना हो तो कैसे याद रखने का? डेप्रिसिएशन। 5 साल की लाइफ है ऐसा मान लो, 50,000 की असेट है तो 50,000 डिवाइड बाय 5, हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगा? 10,000 का। अब ये असेट कितने की हो गई? अगले साल दोबारा 10,000 का लगेगा, फिर 10 का लगेगा, और 5 साल में ये सेट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी आपकी। अच्छा, अब लिखा हमने यहाँ पे, ये कौन सी साइड थी? डेबिट साइड। क्या किया आपने डेबिट साइड? इसको माइनस, मतलब ये क्या हुआ? क्रेडिट। दूसरी इफेक्ट कहां पे देंगे आप? डेबिट साइड P&L में जैसे डेप्रिसिएशन लिखते हैं सेम ट्रीटमेंट इसका होता है, लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ 10,000। क्लियर, समझ में आया? लीज होल्ड बिल्डिंग, अगर ये ईयर्स नहीं दिए होते तो हम उसको राइट ऑफ नहीं करते। अपनी मर्जी से नहीं मान लेना है कि इसकी लाइफ 10 साल होगी, 15 साल होगी। ये मेंशन है इसलिए हमने राइट ऑफ किया है, ये मेंशन नहीं होता तो हम इसको राइट ऑफ नहीं करते। चलो सेल्स लिख लिया तक बाकी था। चलो सेल्स 5 लाख में लिख लेता हूं पहले, ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो सेल्स आ गया। फिर परचेज रिटर्न, परचेज में से क्या कर देने का? परचेज रिटर्न को माइनस 12,000 रुपए, परचेज में से माइनस कर देता हूं परचेज रिटर्न। चलो फिर परचेज रिटर्न के बाद डेटर्स हमने लिख लिया। 12% लोन फ्रॉम, साजन। अच्छा ये असेट है कि लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। कैसे पता चला? लिया है। फ्रॉम वर्ड दिया हुआ था, टू लिखा होता हमने लिया तो क्या हो जाता वो? इनकम। असेट। इनकम नहीं, असेट। रोज रोज थोड़ी लोन देंगे हम किसी को, या तो असेट होगी या तो लाइबिलिटी होगी। आपने लोन दिया तो असेट, आपने लिया तो लाइबिलिटी। अब कई बार वर्ड ऐसा लिखा हुआ होता है ना कि 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब पता ही नहीं चलता कि हमने लिया कि दिया, नाम से नहीं पता चल रहा है। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है पता है? जाके चेक करो बैलेंस कहाँ लिखा है उसका, डेबिट में कि क्रेडिट में। अगर क्रेडिट में लिखा है तो वो हमेशा क्या होगी? लाइबिलिटी। और अगर कोई बैलेंस डेबिट में दिया है तो वो क्या होगा? असेट। सो यहाँ पे हमें पता चल गया ये मेरी लाइबिलिटी है, तो सीधा पहले बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ पे लिख लूंगा 12% साजन लोन। कितनी अमाउंट थी? 12। ना 30,000, 30,000 रुपए का आपने लोन लिया। चलो अच्छी बात है, लोन लेना चाहिए। क्या ब्रैकेट में कुछ दिया था? हाँ दिया है। सो ट्रिगर एक्टिवेटेड, हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है। और दूसरा हिडन एडजस्टमेंट के लिए रूल है, परसेंटेज कहीं पे लिखे हो तो भी वो क्या हो सकता है? हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है। दो चीजें, एक तारीख और दूसरा परसेंटेज। अब आपने लोन देखो कब लिया, कौन सी तारीख को लिया? 1 अक्टूबर को लिया। कितने रुपए का लिया? 30,000 का लिया। ब्याज नहीं भरना पड़ेगा इस पे। कितने परसेंट ब्याज लगेगा? 12%। तो गिनो 30,000 का 12%, लेकिन 6 महीनों के लिए। 1500। 1800 आएगा, कहाँ से 1500 आया? 30,000 का 12%, 3600 का 6 मंथ, तूने 10% ले लिया होगा। चलिए 1,800 रुपीज का इंटरेस्ट है। ओके, इंटरेस्ट पे तो करना पड़ेगा ना। आप ये पूरी ट्रायल बैलेंस में ध्यान से देखो, कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, कहीं पे भी नहीं लिखा। अगर आपने कोई खर्चा किया है तो आपके ट्रायल बैलेंस में वो दिखना चाहिए था मुझे। ये कहीं पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट? नहीं लिखा हुआ, मतलब ये इंटरेस्ट आपने पे किया ही नहीं। बाकी बोल सकता हूं मैं इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। पे तो करना पड़ेगा, खर्चा है, बट कहीं पे भी ट्रायल बैलेंस में दिया
नहीं है, तो ये आउटस्टैंडिंग खर्चा हुआ। आउटस्टैंडिंग खर्चा मतलब मुझे पे करना है, लाइबिलिटी हुई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और ये क्रेडिट साइड है, दूसरी इफेक्ट डेबिट साइड पी एंड एल में, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्लियर यहां तक? चलो कहाँ थे अपने, तो ये साधन समझ में आ गया। परचेज लिखना बाकी है अपना, 2 लाख लिख लिया गया। चलो परचेज के बाद क्या दिया है हमको, सेल्स में से माइनस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट कौन सा पॉइंट था अपना, सेल्स रिटर्न तक डन। अरे ये भी ना बोल रहे क्या, फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय 15,000। अब ये कोई असेट तो है नहीं, फ्रेट मतलब खर्चा होता है, भाड़ा भरते हैं। ऑक्ट्रॉय इज वन काइंड ऑफ टैक्स। अब पता कैसे चले कि सर ये पी एंड एल में जाएगा कि ट्रेडिंग में जाएगा? कोई भी खर्चा अगर आपके गुड्स से रिलेट करता हो, ट्रेडिंग। गुड्स मतलब आपके परचेज से रिलेट करता हो, तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। भाड़ा आप कब भरोगे, जब आप माल मंगवाओगे। ठीक है, तो ये आपके ट्रेडिंग का खर्चा हुआ, इसको उठा के डाल देने का ट्रेडिंग में। टू फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय 15,000। चलिए नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंस। ठीक है, अब छुटक मुटक जो भी खर्चे होंगे वो तो सब पी एंड एल में जाएंगे, गुड्स वाला नहीं है। तो ये 1,000 भी पी एंड एल में डालूंगा, स्टेशनरी भी कहाँ डालूंगा मैं, पी एंड एल में, और इंश्योरेंस भी पी एंड एल में। तो चलो सन्ड्री के 1,000, स्टेशनरी के 2,500, जगह है नहीं। टू सन्ड्री एक्सपेंस कितना था, 1000। 1,000, और वो था 2,500। टू स्टेशनरी, और इंश्योरेंस प्रीमियम देखो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके आगे खाली अमाउंट लिखनी बाकी है। 14,200 में से 1,200 माइनस करने अपने को, तो लिख लिया हमने यहाँ 13,000। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया बेड डेट्स, और दूसरा कौन सा दिया है, और ये दोनों ही ट्रायल बैलेंस वाले हुए, तो इनको टी में जाके बिठा देंगे। अब देखो बेड डेट्स इधर मैंने बोला था माइनस में होता है, क्यों माइनस में होता है पता है, ये कौन सी साइड है, बाकी सब डेबिट वाले होते हैं, ये खाली बीडीआर ही होता है जो क्रेडिट वाला होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, माइनस। तो चलो 15,000 का बेड डेट्स, तो टाटा बनाया हमने। यहाँ बेड डेट्स में ट्रायल बैलेंस वाले में 15,000 लिख लेता हूँ, और बेड डेट्स रिजर्व 14,000, बीडीआर के आगे 14,000 माइनस में लिख लेता हूँ, ये नीचे मैंने माइनस की साइन भूल से डाल दी थी। क्लियर करो टोटल इसका फटाफट चलो। 15। 15,500 आ रहा है। चलो अब अगला क्या दिया हमको, डिस्काउंट रिजर्व। ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट रिजर्व दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड वाला डब्बा बनाया था देखो, उसमें लिख लेंगे हम डिस्काउंट रिजर्व, ट्रायल बैलेंस वाला माइनस होता है 500। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कमीशन रिसीव्ड, इनकम है आपकी ये, ओके 8,000 रुपीज इनकम में डाल देते हैं पी एंड एल में, क्रेडिट साइड। 8+1 टोटल बाहर कितना आ जाएगा अब, 9,000। ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि तारीख दी है 1 अप्रैल को, 11,000 रुपीज का गोडाउन में माल पड़ा था। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, 11,000। चलो सैलरी एंड वेजेस, इसमें ध्यान रखना है, अगर पहले सैलरी दिया हो वर्ड तो कहाँ लिखने का, पीएनएल में, और पहले वेजेस वर्ड दिया हो तो कहाँ लिखने का, ट्रेडिंग। चलो 54,000 में सैलरी में लिख लेता हूँ, सैलरी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, 54 + 9 63,000। चलो उसके बाद क्रेडिटर 30,000 के, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, 30,000 -10 20 + 5 25,000। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपने, डेड स्टॉक, ये क्या होता है, मशीन के नो, गुड्स। डेड स्टॉक इज रिलेटेड टू गुड्स ओनली बिकॉज इट्स ए स्टॉक। डेड स्टॉक का मतलब वो माल जो आपके गोडाउन में पड़ा है पर बिक नहीं रहा है, मतलब आउटडेटेड हो गया होगा, उसकी भी मार्केट में डिमांड नहीं होगी, बट है तो आपका स्टॉक। तो स्टॉक हमेशा हमारी असेट होती है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे इसको हम,
डेड स्टॉक कितनी अमाउंट थी? चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, दूसरा आपको ये भी है ना, बहुत इजीली याद हो जाना चाहिए कि डेबिट में जो चीजें दी है वो दो ही जगह जाएगी, या तो असेट या एक्सपेंस, और क्रेडिट वाली चीजें या तो लाइबिलिटी या फिर इनकम। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट अपने को क्रेडिट साइड दिया, ये मेरी लाइबिलिटी हुई, हमने बैंक से ज्यादा पैसे ले लिए, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट 21,000। फिर कैश बैलेंस दिया है, कैश बैलेंस मतलब आपके पास जो रोकड़ा पड़ा, ये हमारी असेट हुई 40,800, बैलेंस शीट में असेट साइड कैश। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब ये ट्रेडिंग का खर्चा हुआ, और आउटवर्ड पी एंड एल में जाता है। चलो इनवर्ड 11 का है, आउटवर्ड 4 का है, 11 लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और आउटवर्ड लिख लेते हैं यहाँ पी एंड एल में। आउटवर्ड कितना था? 4,000। चलो फिर बिल्स, बिल्स का मतलब रिसीवेबल और पेबल। इसमें से असेट कौन सी होती है और लाइबिलिटी? पेबल। ओके, जो असेट होती है उसका बैलेंस कैसा होना चाहिए, और लाइबिलिटी का मतलब जो डेबिट साइड में दिया है वो रिसीवेबल है, और जो क्रेडिट साइड में दिया है वो पेबल है। तो चलो रिसीवेबल को असेट में लिख लेते हैं अपने, और लाइबिलिटी में लिख लेते हैं बिल्स पेबल। कितनी अमाउंट आती है नहीं? 10। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। डिस्काउंट अलाउड 1,000। चलो ट्रेडिंग नहीं, पी एंड आर। तो देखो हमने लिखा हुआ ही है, ना अमाउंट कितना था? 1,000। हाँ हाँ भाई, चलो टोटल मारो इसका। बराबर। चलो अब ये दो पॉइंट बड़े ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी एग्जाम में ये दो पॉइंट होने के पूरे 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 चांसेस है। ठीक है, अब समझो पहले कि देखो इसमें ना दोनों तरफ अमाउंटें दी हुई है, तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये है क्या, इसको लिखना क्या है। पहले लिखा है प्रोविडेंट फंड, और फिर लिखा है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले लिखा वो पहली वाली अमाउंट का होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको उसको लिंक करना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व बनाया है। पता है रियल में प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जब आप जॉब करते हो तो आपको एक कंपनी सैलरी देती है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख, तो कंपनी है ना 10% पीएफ काट लेती है। मतलब 10,000 रुपए कंपनी आपकी सैलरी में से काट के कहीं पे इन्वेस्ट कर देगी, ठीक है, ताकि जब आप कंपनी छोड़ के जाओगे तो आपको एक साथ पैसा मिल जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि कंपनी जब आपसे 10,000 ले रही है तो आप उसको क्यों अलाउ कर रहे हो? आप खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते? हाँ तो फिर भाई 10,000 रुपये मैं कहीं पे भी डालता, वहां पे भी तो मुझे ब्याज मिलता। मैं शेयर मार्केट में डाल देता, ज्यादा मिलता मेरे को। मैं मेरी मर्जी से इन्वेस्ट कर पाता, पर क्यों हम कंपनी को परमिशन देते इस चीज की? उसका कारण क्या? उसका कारण ये है कि आपकी पगार से 10 कटे ना, कंपनी अपनी जेब से भी 10 डालती है, और आपके पीएफ में खरेखर 20,000 जाते हैं। तो आपको तो सीधा सीधा फायदा नहीं हो गया, आपके 10 और कंपनी के 10, अब आपके टोटल 20 हो गए। इसलिए आप कंपनी को बोलते हैं हाँ भाई तू 10,000 ले ले हमारे में से, क्योंकि तू तेरी जेब में से भी 10 डालने वाला है। ठीक है, तो ये रीजन है प्रोविडेंट फंड बनाने का। अब ये जो प्रोविडेंट फंड होता है, आप समझो कि आप बिजनेस लेके बैठे हो, आपने अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसे काटे और साइड में इकट्ठे करते गए, क्या वो पैसा आपका है? एक टाइम के बाद आपको वापस किसको देना पड़ेगा? अपने एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। तो सीधा सीधा पता चल गया कि ये तो मेरी क्या है? लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी डेबिट वाली होती है कि क्रेडिट वाली? तो ये जो क्रेडिट में 1 लाख रुपए दिखाई दे रहे, ये प्रोविडेंट फंड है। तो सबसे पहले ये 1 लाख रुपए उठा के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड डाल देता हूं मैं। समझ में आया? ओके। अब उसके साथ एक वर्ड दिया था कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। कंपनी को हर साल एक अमाउंट प्रोविडेंट फंड में डालनी है। ये तो बहुत सारे एम्प्लॉय का फंड होगा 1 लाख, बट कंपनी हर साल कितना डाल रही है? जब आप हर साल कोई खर्चा कर रहे हो बार बार, तो इसको खर्चा ही कहेंगे हम, इसको हम लाइबिलिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि कंपनी ने अपने जेब से 10,000 का खर्चा किया एम्प्लॉय के लिए।
तो ये कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड खर्चा है, और खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। सो ये डेबिट वाली अमाउंट आपका एक्सपेंस है, पी एंड एल में लिख लेता हूं, टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। अब सिंपली कैसे याद रखना है, प्रोविडेंट फंड क्रेडिट वाला, खर्चा हमेशा डेबिट वाला, और एग्जाम में ऐसे ही लाइन दी हुई होगी आपको। ये क्लियर हुआ? अब समझो, मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रोविडेंट फंड को कंपनी करती क्या है वापस। जब प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है तो उसका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, असेट। असेट के बैलेंस कैसे होते हैं, डेबिट। मतलब ये डेबिट वाला इन्वेस्टमेंट हुआ हमारा, तो इसको बैलेंस शीट में हम असेट साइड डाल देते हैं। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए। चलो फिर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर आपको ब्याज मिला। मिला तो इनकम हुई। इनकम हमेशा कौन सी वाली होती है, 10,000 रुपए की इनकम हुई, कहाँ लिखेंगे, P&L की क्रेडिट। अब याद रखना एक्सेप्शन। आपने जो सोचा परफेक्ट है, बट यहां पे आता है एक्सेप्शन। ये इनकम साइड नहीं जाएगा, ये जाएगा आपके प्रोविडेंट फंड में, जो लाइबिलिटी साइड पड़ा है उसमें प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों, तब समझो। एफडी पता है, बैंक में हम एफडी कराते हैं। जैसे आपने लाख रुपए की एफडी कराई, बैंक ने बोला पहले साल 10% ब्याज। कितने रुपए का ब्याज मिला, 10,000। और हम बैंक को बोलते हैं हमको ब्याज अकाउंट में नहीं चाहिए, हमारी एफडी में ऐड कर दो। तो अब मेरी एफडी कितनी हो गई, अगले साल मुझे ब्याज किस पे मिलेगा, 1,10 पे। द सेम लॉजिक, प्रोविडेंट फंड मेरा 1 लाख का था, अब मुझे उसके ऊपर 8,000 का ब्याज मिला, तो मैं इनकम में नहीं डालूंगा, मैं उसको मेरे फंड में ही डाल दूंगा। अब मेरा फंड कितना हो गया, 1,08,000। 8,000 ही था ना, 10,000 है अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जो मेरे पास प्रोविडेंट फंड पड़ा है लाइबिलिटी साइड, उसमें मैं लिख लूंगा इंटरेस्ट। अगर आपने भूल से पी एंड एल में भी डाल दिया तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर आपका वही रहने वाला है। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहां डालेंगे हम, प्रोविडेंट फंड में प्लस करेंगे, इन्वेस्टमेंट में भी नहीं, प्रोविडेंट फंड में आपको प्लस करना है। ठीक है, तो ये खास याद रखना क्योंकि ये थोड़ा ऑड है, नॉर्मल ट्रीटमेंट की तरह नहीं है। चलिए फिर और कुछ है, नहीं। कंप्लीट। ओके, अब सबसे पहला काम, जितनी भी अमाउंट है इनर कॉलम में पड़ी उसका टोटल करके पहले बाहर लिखते हैं। चलो परचेज का टोटल मारना शुरू करो। सभी लोग माना, क्रॉस वेरीफाई करना। 1,70,000। श्योर? श्योर। चलिए 1,72,000। चलो अब मैं सेल्स का टोटल मारता हूँ, 10 प्लस में 10 माइनस में तो सेम ही अमाउंट आएगी। अब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया जाए, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, डेबिट का भी हो सकता है। 6,88,000। 4,70,000। कितना आया, 4,00,000। 79। 4,79,000। हाँ। भाई सभी चेक करना क्योंकि 80। 4,80,000। 4,79,080। ओहो, 0,80। 0,80 कैसे आएगा ना, अबे भाई चीटिंग ये पूरा है। कैसे आएगा, कोई 80 वाली अमाउंट ही हाँ, नहीं है जीरो भाई। जीरो सब जीरो से आ रही है। 4,7,9,000। ट्रिपल 4,7,9,000। ये प्रॉफिट हुआ ना, उससे बिल्कुल 0,8 जैसा था। नहीं, हाँ वो पहले मेरे को भी लगा 8 जैसा चलो था। इसका नाम देंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका रियल प्रॉफिट नहीं है। Gross। आपने जो माल बेचा है उस पे आप इतना कमा रहे हो, बट रियल में घर पे कितना लेके जाओगे वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ये जीपी पी एंड एल अकाउंट में ऑपोजिट साइड में डाल देने का। वहां पे डेबिट में आया था, पी एंड एल में हम कहाँ लिख लेंगे इसको, क्रेडिट में। चलो अब यहाँ पे कोई इनर कॉलम के टोटल्स बाकी है, नहीं। टाटा का टाटा टाटा भी हो गया। चलो तो क्रेडिट साइड का टोटल करो, 479 प्लस 9 प्लस 9, 4,88,900। 4,88,000। चेक कर लो भाई एक बार, ये तो यही आएगा, बराबर ना। चलो अब आपको क्या करना है, इसमें से डेबिट साइड की अमाउंट है माइनस कर देनी है, तो 4,88,900 में से चलो माइनस करना चालू करो।
रखना एक बार, सबका वेरीफाई हो जाए फिर लिख लेते हैं। मेजोरिटी विन 26। इसका नाम देंगे हम नेट प्रॉफिट। अच्छा, ये प्रॉफिट पे हक किसका होगा? ऑनर का। ऑनर धंधे में कैपिटल लेके आता है, ये पैसा वो विड्रॉ नहीं करता, ये कैपिटल में हमेशा क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो यही अमाउंट उठा के हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। प्लस नेट प्रॉफिट कितना था? 26। अब पीएनएल से बाहर आते हैं, बैलेंस शीट में अब कैपिटल का टोटल मारो पूरा। बीच में 30,000 प्लस में, ध्यान रखना। माइनस में ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट मतलब माइनस। फाइव सेवन थ्री सेवन 40। ठीक है, चलो। और कोई इसमें इनर कॉलम के टोटल बाकी नहीं, तो चलो अब लाइबिलिटी साइड का ही पहले टोटल मार दो। बस इतना ही। लास्ट 780। सबका यही आ रहा है। चलो असेट साइड का टोटल मारना चालू करो। बोलो, टोटल मारो बता। वो 1200 है, हाँ ध्यान रखना। पीपीआईपी वाला। पूरा थोड़ा छोटा कर देना। दिखेगा। ये 20,000 बाहर लिखना रह गया, तो अपने लाइबिलिटी साइड का टोटल 20,000 से बढ़ जाएगा, तो इट विल बिकम 800। और असेट साइड का क्या टोटल वही आ रहा है, 800,540। बैलेंस शीट हो गई टैली। ठीक है, आपको एग्जाम में 4 या 5 एडजस्टमेंट से ज्यादा नहीं पूछने वाले, बट इसके अंदर सारे एडजस्टमेंट कवर हो जाते हैं, सारी वेराइटियां कवर हो जाती है। अब ये क्वेश्चन घर जाके, इसका पीडीएफ भेज देना। हाँ पूरा पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, वीडियो भी भेज ही रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो इसके नीचे मैंने आंसर प्रॉपरली लिखा हुआ ही है, वर्किंग नोट के साथ। ठीक है, सो एक तो मेरा हैंड रिटन आंसर भी है और ये भी है, दोनों है, दोनों ही भेज दूंगा मैं आपको। ये हो गया है। बस थोड़ी देर में मैं अपलोड कर देता हूँ इसको। क्लियर ये? पहले अच्छे से इसको कॉपी कर लेना देख देख के, ठीक है। और उसके बाद 1-2 घंटे बाद बिना देखे पूरा सम सॉल्व करना, और जहां जहां अटको फिर वो जाके चेक करना कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर? चलिए, तो इसको कॉपी अभी मत करो, मैं आपको फाइल ही भेज रहा हूँ।